हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यहां पे हम लोग क्या समझेंगे, जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खास करके बैक्टीरिया, वो किस तरीके से ह्यूमंस के लिए वेलफेयर की लाभदायक है, फायदेमंद है। किस तरीके से, एक सबसे छोटा एग्जांपल बात करें तो दही किसकी वजह से बनता है? बैक्टीरिया की वजह से बनता है ना। तो ये सारी बातें हम लोग यहां करने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट, मैक्रोस्कोपिक जो बड़े बड़े प्लांट है, एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो माइक्रोब्स हैं, जो कि जिनको हम देख नहीं पाते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है इस अर्थ के ऊपर बायोलॉजिकल सिस्टम के। यानी कि जो जीवित चीजें हैं उनमें इनकी काउंटिंग भी काफी ज्यादा है। कह रहा है यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें? क्लास 11th में, ठीक है ना। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? याद है किस किंगडम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। सबसे पहला ही था मोनेरा, देन उसके बाद क्या था? प्रोटिस्टा, उसके अंदर भी क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। इवन तुम्हारा अगर चले जाए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, उसके अंदर भी है। तो ये कुछ किंगडम ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये याद करो कि किस किस के अंदर तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, ठीक है। विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। अब उनमें से ऐसे कौन से जिनके अंदर जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेंगे, बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है। एक सवाल पैदा कर रहा है। अब सोचो 5 किंगडम थे, बैक्टीरिया, ठीक है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। उनमें कौन कौन सा था? सोचो, दिमाग में जोड़ डालो। ये तुम लोगों का क्या रहेगा? होमवर्क डालो, खुद से सोचो और इसको आंसर करो। ओके, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट। कह रहा है माइक्रोब्स हर जगह हैं। जैसे माइक्रोब्स बता दूं मैं, सिंपल सा उदाहरण ले लो, एक बैक्टीरिया माइक्रोब्स है, ठीक है ना। तो हर जगह मौजूद है, मिट्टी में, पानी में, हवा में, हमारी बॉडी के अंदर और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ कुड बी पॉसिबली एग्जिट्स, ठीक है। ये लोग ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां पे दूसरी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, जैसे कि डीप इनसाइड द गीजर्स, थर्मल वेंट, जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री का होता है, जहां पे कोई दूसरी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है, वहां पर भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखने, इसको मार्क कर लेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डीप इन द सॉइल, सॉइल के अंदर की बात हो रही है। अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, जहां बर्फ -100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसी ऐसी जगह है जहां पर कोई दूसरी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है, ठीक है, लेकिन ये माइक्रोब सर्वाइव करते हैं। तो कह रहा है ऐसी ऐसी जगह पे भी है जहां पे और कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। फिर क्या कह रहा है? इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, हाईली एसिडिक में भी ये लोग सर्वाइव करते हैं। तो हर तरह के एनवायरनमेंट में इनकी सर्वाइव करने की क्षमता होती है। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, काफी डाइवर्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड आल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस। अच्छा, दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन। अब देखो यहाँ पे यही दिक्कत आती है। क्या बोल रहा है? माइक्रोब्स आर डाइवर्स, अलग अलग कैटेगरी के हैं। प्रोटोजोअन एनिमल है, बैक्टीरिया मोनेरा है, ठीक है, फंजाई एक अलग किंगडम में चला गया। एनिमल में भी कुछ माइक्रोस्कोपी पाए जाते हैं। प्लांट वायरसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्लांट वायरसेस, ठीक है। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स पता है ना, क्लास 11 के चैप्टर में पढ़ रखा हमने। एंड ऑल्सो प्रियॉन्स, प्रियॉन्स भी पढ़ रखे हैं। प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस, ये बोल रखा है जो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस होते हैं। प्रियॉन्स एक्चुअल में है क्या? एक ऐसी प्रोटीन होती है जो इन्फेक्शन देती है हमको। तो ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस प्रियॉन्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर क्लास 11 में चले जाओ, जिसमें हमने वायरस के बारे में पढ़ रखा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम में, वहां पे प्रियॉन्स का जिक्र है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बार फिर से तुम्हारा क्या हो गया? ये रिवीजन हो गया। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर क्वेश्चन था, यहाँ पर या क्या आ गया? उसका आंसर आ गया। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, प्लांट वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। क्लियर है बातें? बात समझ में आई? सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर 10.1 एंड 10.2, ठीक है। तो ये देख लेंगे इसको, कौन कौन दे रखा है। रॉड शेप, ठीक है, बैक्टीरिया दे रखे हैं यहाँ पर, उसमें फिर दे रखे है फ्लाजेलेमेंट, ठीक है, वायरसेस दे रखे हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस, यहाँ डायग्राम दे रखे हैं। अब यहाँ पर तुम लोगों को एक काम करना है,
जैसे ए क्या दे रखा, बैक्टीरियोफेज, तो ध्यान रखना पूछ सकता है, ये यही डायग्राम डाल देगा, पूछ लेगा बताओ ये कौन है। तो पहली बात है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। फिर क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे हटा के यहाँ पे डाल देगा ए, यहाँ डाल देगा बी, यहाँ डाल देगा सी, यहाँ डाल देगा डी, यहाँ डाल देगा ई और यहाँ डाल देगा एफ। अब अरेंज करो इनको, ए बी सी डी एफ, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखने हैं तुमको, क्लियर है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी नेमिंग है और साथ साथ में बैक्टीरियोफेज हम लोग पढ़ते भी हैं। एडिनो वायरस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा एडिनो वायरस का, विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखो यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है एडिनो वायरस। बैक्टीरियोफेज के बारे में कुछ नहीं लिखा क्योंकि उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 में। एडिनो वायरस के बारे में बोल दिया, क्या करता है ये, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इन्फेक्शन कॉज बाय एडिनो वायरस। अब बच्चा ढूंढा है कि एनसीईआरटी में तो कोई लिखा ही नहीं था, तो ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है, लिख दिया है, ठीक है ना। रॉड शेप टबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया वायरस का जिक्र होगी यहाँ पर, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिशेस। पेट्री डिशेस अगर तुम लोग डाल दोगे गूगल पे तो बहुत सारी ऐसी कॉलोनी वाली इस तरह से, ये देख लो ये कॉलोनियाँ हैं किसकी, बैक्टीरिया की। लाइव देखोगे तो और ही मजा आएगा। खैर लाइव देखना सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, लैब में, क्लियर है। तो आते हैं वापस, तो फिगर 10.1 और 10.2 यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स दिखाए गए हैं और कुछ हमारे पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। इनको हम लोग न्यूट्रिटिव मीडिया है ना, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पैटी डिश है, इसके अंदर क्या होता है, अगार अगार। अगार अगार क्या होता है, एक तरह से न्यूट्रिशन का काम करता है, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन ले लेकर अपनी कॉलोनी को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कैसा हो, न्यूट्रिशियस हो, उसके ऊपर तो ग्रो कर जाते हैं। दैट कैन बी सीन विद नेकेड आई। कॉलोनीज को तो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कॉलोनी बनी किसकी है, एक सिंगल बैक्टीरिया को हम लोग आंखों से नहीं देख पाएंगे। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीड पर्पस है तुम्हें मार्क करना है वो ये है और ये है, क्लियर है। और यहाँ पे ये फिगर थे हमारे पास, क्लियर। चले आगे आते हैं। कह रहा है इन चैप्टर 8 यू हैव रेड द माइक्रोब्स कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें हमने देखा क्या था कि माइक्रोब्स जो थे वो ह्यूमंस में कई तरह के डिजीज पैदा करते हैं। दे आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। बट हमको ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारे माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, वो हमारे लिए क्या हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन चैप्टर। कह रहा सारे घातक नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं कि काफी बेनिफिशियल है इंसान के लिए और उनसे हम लोग अर्निंग भी करते हैं और हमारे बॉडी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। ज्यादा दूर की जाते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है, हमारे डाइजेशन के लिए कितना अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल कोशिश करना, एग्जाम्पल जितने हो यहाँ पे मैं पढ़ाता चलूंगा, इस तरह से मार्क करके सामने सामने अलग से निकालो, ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज नॉर्मल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। तुमको सरप्राइज होगा जान करके कि हम लोग माइक्रोब्स और उसके प्रोडक्ट को डिराइव करते हैं फ्रॉम वी यूज माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं या उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है। कॉमन एग्जांपल दे रहा है कि आओ देखें कि ऐसे कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं या उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट। तो सबसे पहला दे दिया कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बन रहा है मिल्क से, है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस, याद कर लेंगे इसे, एंड अदर, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस की कई सारी वेराइटीज होती हैं, उसमें हम कॉमनली क्या कहते हैं उसको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो क्या प्रोड्यूस करती है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये ग्रो करती है मिल्क में एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ये मिल्क में बढ़ते हैं और उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला, ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB प्रोड्यूस एसिड, मैंने बताया ना ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो ध्यान रखना दही बनने की प्रोसेस क्या होती है, यहां पर जो एसिड होता है इन बैक्टीरिया के द्वारा जो एसिड बनाया जा रहा है ये कोगुलेट करेगा। कोगुलेट का मतलब पता नहीं, तरह से अगर समझ जमा देता है, कोगुलेट मतलब जमा देना, और पार्शली डाइजेस्ट प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होती है मिल्क के अंदर उसको कुछ हद तक डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है, मतलब तोड़ देगा उसको। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनओकुलम, ये मार्क करेंगे वर्ड। इनओकुलम का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर
कोई बड़ी सी चीज़ है, उसके अंदर बहुत छोटी सी चीज़ डाल दो और फिर वो जो छोटी सी चीज़ डाली है वो पूरे में फैल जाए। तो जब वो पूरे में फैल जाएगी वो छोटी चीज़, उस छोटी चीज़ को इनोकुलम कहा जाता है, ठीक है। या स्टार्टर, जिस थोड़े से दही से हम पूरे दूध को जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस छोटा सा दही जो डाला गया है उसको क्या बोलते हैं? इनोकुलम बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं। इसके अंदर मिलियंस ऑफ LAB होते हैं विच एट सुइटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई। अगर तुम दूध के अंदर दही डाल के फ्रिज में रख दोगे तो नहीं जमेगा, काहे देगा, होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं जमेगा जितना तुम बाहर रख दोगे लगभग 25-30 डिग्री टेम्परेचर पर। ओके, फिर क्या कह रहा है? सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई करते हैं, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। ठीक है, अभी बेसिक बात हो गई। विच आल्सो इंप्रूव द, अच्छा जो मिल्क दही में बदल गया है, इससे दो बातें हो गई हैं, दूध की क्वालिटी बढ़ गई, ये इंप्रूव करता है इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी। ध्यान रखना, दही ज्यादा फायदेमंद है दूध से। कैसे? बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। तो मार्क करेंगे दही के अंदर क्या चीज एक्स्ट्रा आ गई है? विटामिन B12। इन अवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ये एक तो दही में क्या कर रहा है? विटामिन B12 को इंक्रीज कर रहा है, साथ साथ में हमारे पेट के अंदर जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है चेक करते हैं, मतलब रोकते हैं किसको? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज को कॉज करते हैं। ओके, तो पहला हमने क्या एग्जांपल देखा? दही का, जहां पे माइक्रोब्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है डव। डव क्या होता है? जैसे कि हम लोग आटा मार के जो रख देते हैं, तो हो गया अपना रोटी वाला आटा, मैदे वाला जो आटा होता है ना, जिसके अंदर बेकिंग सोडा वगैरह डाल दिया जाता है, जो फूलता है नमकीन बनाने के लिए या इडली डोसा बनाने के लिए। तो डफ एक्चुअली क्या होता है? मैदे वाला आटा होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं? भटूरा बनाते हैं, है ना, भटूरा। वो आटा फूलता है, फूलता कैसे है? एक्चुअली उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, कि जब जितना फूलेगा भटूरा उतना अच्छा बनता है। पता है ना सबको भटूरे का? तो ओके, तो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। इडली डोसा को भी हम लोग एक रात पहले रख देते हैं, अगले दिन अगर देखोगे इडली डोसा को तो बुलबुले छूटते हैं उसके अंदर से। वो बुलबुले कुछ और नहीं होती है, CO2 गैस होती है, ठीक है। और कौन निकाल रहे होते हैं? ये बैक्टीरिया निकाल रहे होते हैं। एक्चुअली वो क्या करता है? बैक्टीरिया होते हैं, इडली डोसा वाला जो सामान होता है ना, उसको सड़ा देते हैं। और सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन जो सड़ने का लेवल होता है वो उतना कम होता है कि वो हमारे लिए हार्मलेस होता है, लेकिन फूड की क्वालिटी बढ़ा देता है। उसको 3-4 दिन ऐसे रख दो तो बदबू आने लगेगी फिर, ठीक है। तो क्या कह रहा है? इज ऑल्सो फर्मेंटेड। फर्मेंटेड मतलब सड़ाना, है ना, किसी को फर्मेंट करते सड़ाना होता है, बाय बैक्टीरिया। मार्क करेंगे। द पफ्ड अप अपीयरेंस, पफ्ड अप मतलब फूला हुआ, ऑफ डफ जो आटा है या कोई भी चीज जिसको हमने रखी है, तुमने रात को अगर बर्तन नाप लेना कांच के बर्तन में, इतना डाला होगा तो फूल के सवेरे इतना हो जाएगा, फूल जाती है वो चीज। इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। उसके अंदर गैस भर चुकी होती है, कौन सी? CO2। तो पफ्ड अप अपीयरेंस किसकी वजह से? CO2 गैस की वजह से। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ CO2? क्या तुम बता सकते हो, ठीक है ना, कि कौन सा पाथवे हो रहा है जहां पे ये CO2 का फर्मेंटेशन के लिए क्या होता है? याद है? नहीं याद है? होमवर्क में रहेगा, चेक करो इसको। Where do you think the bacteria for this fermentation come from? तुमको क्या लगता है कि ये बैक्टीरिया कहां से आते हैं फर्मेंटेशन के लिए? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, इनको तुम लोग क्या करोगे? होमवर्क में चेक करोगे। क्लियर है? आगे आते हैं। सिमिलरली द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड बनाते हैं हम लोग, है ना, जो सवेरे मार्केट में ब्रेड आती है काफी फूली फूली होती है, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा क्या की जाती है? फुलाई जाती है। इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। इस बार ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, डेट इज सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रेड बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी एक ईस्ट है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक, जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है हमारे, ठीक है ना, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिकगत जो ड्रिंक्स हैं, और फूड आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स, जिसमें एक आता है टोडी। अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम। जो पाम ट्री होता है उसका जो सैप होता है, उसमें जो लिक्विड बाहर आता है, कट मार देते हैं उसमें लिक्विड रिस्क के बाहर आता है, उसको सड़ा करके बनाया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक में एक टोडी आ गया हमारे पास। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, फिश को सड़ाने के लिए भी, सोयाबीन एंड बम्बू शूट टू मेक फूड। ठीक है ना, अब इनको सड़ा करके कौन सी डिश बनती है ये तुम लोग क्या करोगे? सर्च करोगे। ठीक है, अभी यहां पर ये सारा काम तुम लोगों का रहेगा। यहां पर फिलहाल हमको ध्यान रखना है कि फिश को भी सड़ाते हैं,
सोयाबीन को सड़ा के भी खाना बनाया जाता है और बम्बू को सड़ा के भी खाना बनाया जाता है। और कौन सड़ा रहा है इस बार इनको, ठीक है, माइक्रोब्स। चीज़ की बात करें, देखो बड़ा अच्छा आने वाला है चीज़। अब तुम कहोगे चीज़ कहाँ से सड़ाई जाती है, तो समझो बात को। चीज़ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। हमारे इंडिया में तो इस्तेमाल नहीं होता है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। चीज के भी फ्लेवर और टेस्ट होते हैं। हमारे इंडिया में तो एक हम लोग उसे पनीर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, बट समझते नहीं जा रहा। टॉम एंड जेरी देखते हो ना, उसमें एक चीज होता है, इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं जिसके पीछे वो चूहा पड़ा रहता है। उसी की बात यहाँ पे होने वाली है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। जो चीज की स्पेसिफिसिटी होती है वो हम कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आती है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल स्विस चीज, टॉम एंड जेरी वाला है ना, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है ना, शर्मानी करके नाम है इसका। देन रॉकफोर्ट चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो बड़े छेद वाला बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है और एक फ्लेवर वाला वो फंजाई की हेल्प से बनाया जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप के चीज के नाम है जो क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं अच्छे इंपॉर्टेंट, स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज में बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहा है, उसका नाम क्या है, ये रहा। और रॉकफोर्ट चीज में फंजाई इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उसका नाम तो यहाँ पर आई थिंक मेंशन नहीं है, बट तुम्हें बता रखा है कि यहाँ पे एक फंजाई इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है, आगे आते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये सब तो हमारे हाउस होल्ड हो गया। क्या था, हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता कि इसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउस होल्ड हो गया। नाउ कम टू माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। कई सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल हैं, ठीक है। बेवरेजेस क्या होता है, पानी को छोड़ दिया जाए उसके अलावा मार्केट में जितना भी पीने वाले साधन है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, विस्की है, रम है, एनीथिंग, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, बेवरेजेस कहते हैं। एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब कैसे हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, समझते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर। अब कह रहा है फर्मेंटर क्या होता है, हम लोग माइक्रोब्स को ना बड़े बड़े उसमें, जैसे कि उसमें ग्रो करवाते हैं, टैंकर टाइप के रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12 में है, क्या था, बायोरिएक्टर थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटर कहते हैं। क्लियर है बात। आओ देखो ये रे फर्मेंटर यहाँ दिखा रखे हैं, फर्मेंटर की कहानी, ठीक है। फर्मेंटेशन प्लांट, ये पूरा प्लांट दिखा रखा है। तो देखते हैं यहाँ पर फर्मेंटेड बेवरेजेस। अब बेवरेजेस की बात कर रहा है स्पेशली यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज मार्क कर लेंगे हम लोग, इंडस्ट्री में बेवरेजेस और एंटीबायोटिक। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग होता है माइक्रोब से क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करते हैं, तो आंसर आएगा बेवरेजेस, एंटीबायोटिक, बोथ ए एंड बी और सी। तो बेवरेजेस तो लोग बच्चों को याद होता है, एंटीबायोटिक बच्चे भूल जाते हैं, तो एंटीबायोटिक भी उसके अंदर आते हैं, ध्यान रखना। कह रहा है माइक्रोब स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। इमोरियल मतलब बहुत पुराने समय से हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं बेवरेजेस बनाने के लिए, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है ना। ये तो एक बहुत पुराना ट्रेंड है एक तरह से, जो विस्की, बियर, रम बनाने का है ना, पुराने तरीकों में हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। फॉर दिस पर्पज सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, जिसका इस्तेमाल हमने ब्रेड बनाने के लिए किया था, उसी का इस्तेमाल होता है। यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल। ध्यान रखना, माल्टेड सीरियल क्या होते हैं, ऐसे सीरियल्स, ठीक है, जिनके अंदर स्प्राउट, अंकुरित कह लो इसे, क्या कह लो, अंकुरित सीरियल को क्या करने के लिए, सड़ाने के लिए। जब उस अंकुरित सीरियल को सड़ाएंगे तो वो किस में बदल जाता है, हमारे उसमें माल्ट में, नहीं, यूज फॉर मेकिंग द कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग, सॉरी माल्टेड, माल्ट में नहीं, माल्ट तो खुद ही है। माल्टेड सीरियल किसे कहते हैं, अंकुरित सीरियल को, जो अंकुरित हमारा बीज होता है, ठीक है, जैसे कि हमने जौ ले लिया, अंकुरित कर लिया, तो उसको हम लोग कहते हैं माल्टेड, ठीक है ना, उसको सड़ाने में काम आता है। और फ्रूट जूसेस, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इनको सड़ाकर निकलता क्या है, इथेनॉल निकलता है, ठीक है। अब जो इथेनॉल निकला है, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट, ठीक है ना। तो
इसको तुम लोग देख सकते हो, सिंपल है। ये सब तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल सिंपल है, जस्ट इनको सर्च करोगे, थोड़ा सा सर्च इसलिए करना है तुम लोगों को ताकि थोड़ी देर यहाँ पे टिके रहो, ठीक है ना। अदरवाइज क्या है कि जब टिके रहोगे यहाँ पे थोड़ी देर तो इसको ढूंढोगे तो चीजें दिमाग में रहेगी, अच्छा ईस्ट में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। आगे आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन। क्या रहा है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। हम लोग जो ये जौ हो गया, बाजरा हो गया, तुम्हारा गेहूं हो गया, चावल हो गया, सबसे बनता है, हर किसी से अलग अलग टाइप का ये हमारे पास इथेनॉल बनाया जाता है, अलग अलग चीज से इथेनॉल क्रिएट होगा। अब उसके बाद जब हमने उसको क्या कर लिया, अलग चीज को सड़ाया, कभी चावल को कभी किसी को, कौन सा हमने सोर्स इस्तेमाल किया, रॉ मटेरियल और टाइप ऑफ प्रोसेस। उसके बाद एक प्रोसेस आती है, या तो हम डिस्टिलेशन करेंगे या डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, दो टाइप होती है। उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। दो चीजें, रॉ मटेरियल और डिस्टिलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे ड्रिंक्स तैयार होते हैं, ठीक है। वाइन एंड बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। वेयरएज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। जो सड़ाया हुआ होता है उसको जब डिस्टिलेशन करेंगे तो विस्की, ब्रांडी और रम बनता है। द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर, ये दे रखा है। तो ध्यान रखना हमारा रॉ मटेरियल क्या है, उसके बाद हम प्रोसेस कौन सी अपना रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा ब्रांड जो होता है, विस्की बनेगी, ब्रांडी बनेगी, रम बनेगा या वाइन या बियर बनेगी, डिपेंड करता है। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। ये तो होगी ब्रूअर्स के बारे में बातें। एंटीबायोटिक, antibiotic produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society। यहाँ तक कुछ खास नहीं है, बता रहा है कि माइक्रोब्स के द्वारा जो एंटीबायोटिक हमने बनाई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसने ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ, जो लाइफ के खिलाफ हो। किसकी लाइफ के खिलाफ, माइक्रोब्स की लाइफ के खिलाफ जो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, किसकी लाइफ, देखा ना, किसकी लाइफ के खिलाफ, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उनकी लाइफ के खिलाफ काम करेंगे, ये ध्यान रखना। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ, ह्यूमन बीइंग की लाइफ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो प्रो लाइफ है, नॉट अगेंस्ट, यानी कि लाइफ के साथ है। ह्यूमन बीइंग्स को लाइफ देते हैं और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एंटीबायोटिक उनकी लाइफ खत्म कर देते हैं। तो ध्यान रखना, एंटीबायोटिक पूछ सकता है कि एंटीबायोटिक जो है वो अगेंस्ट, इसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, तो किसकी लाइफ के अगेंस्ट, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के खिलाफ काम करते हैं ये। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, डेफिनेशन दे रखी है, मार्क करेंगे इसको। केमिकल्स होते हैं जो कुछ माइक्रोब्स बनाते हैं और वो जो केमिकल इन माइक्रोब्स में बनाया है वो दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं या उनको मार देते हैं, जो ज्यादातर कैसे होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। क्लियर है। एंटीबायोटिक इज आल्सो अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स एंड दिस केमिकल किल्स और रिटार्ड, रोक देता है ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोब, और वो माइक्रोब जिनकी रोकता है वो ज्यादातर कैसे होते हैं, डिजीज कॉजिंग है। आगे आते हैं। यू आर फैमिलियर विद कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से तुम लोग अच्छे से खासा फैमिलियर हो। Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered? ये सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो डिस्कवर हुआ, खोजा गया, एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। चांस मतलब एक्सीडेंटल था, बाय चांस हो गया। कैसे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोका बैक्टीरिया के ऊपर, वंस एब्जॉर्ब्ड अ माउल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर। एक अनवॉश्ड कल्चर था, अगर अगर बना हुआ था, उसके ऊपर एक माउल्ड है ना, फंजाई ग्रो कर गया। प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। उन्होंने क्या देखा कि ऐसे ऐसे मान के चलते हैं कि ये प्लेट है, ठीक है, इसके अंदर मान लेते हैं बैक्टीरिया ग्रो कर रखा है, ठीक है, और इत्तेफाक से माउल्ड भी ग्रो किया। यहाँ पर क्या ग्रो कर गया, माउल्ड। जैसे यहाँ पे माउल्ड ने ग्रो किया तो वो क्या देखते हैं कि अगले दिन बैक्टीरिया की कॉलोनी गायब हो गई। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया, है ना, मैं कहा ना बाई चांस वाली बात थी। फंगाई ग्रो किया, बैक्टीरिया कॉलोनी गायब। अब उन्होंने सोचा कि बैक्टीरिया कॉलोनी जो कल तक यहाँ मौजूद थी, माउल्ड के ग्रो होने की वजह से वो गायब हो गई। ठीक है ना, क्लियर हुई बातें। तो देखो वही कह रहा है, वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। तो कौन से बैक्टीरिया थे, स्टेफाइलोकोकाई थे। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, माउल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर।
कल्चर को धोया नहीं था उन्होंने, ऐसे रख दिया था कि बाद में धुल देंगे, है ना, कहते हैं यार चलो आलस आ गया। उन्होंने क्या देखा, उसमें फंगस देखा कि अच्छा फंगस लग गया, हटा दिया कि बाद में ग्रो करेंगे। बैक्टीरिया भी है, फंगस भी ग्रो हो गया, थोड़ा सा ग्रो हुआ। उन्होंने कहा चलो बाद में धुल देंगे। उन्होंने क्या देखा, वंस इज अनवॉश कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। अब जो बैक्टीरिया था वो उसके आसपास ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, या यूं कह लो कि कॉलोनी साफ हो गई। तो एक चीज समझ में आई कि ये इसको बढ़ने से रोक रहा है। बात समझ में आ गई। ही फाउंड आउट दैट, उन्होंने क्या ढूंढा, इट वॉज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस बाय द माउल्ड एंड नेम्ड इट पेंसिलिन। उन्होंने देखा कि ये एक खास केमिकल की वजह से, बाद में अपना रिसर्च किया, ढूंढा, निकाला कि माउल्ड एक खास केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से वो स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो करने नहीं दे रहा है। आफ्टर द माउल्ड पेंसिलिन, द माउल्ड का नाम क्या था, पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द माउल्ड एंड नेम्ड इट पेंसिलिन आफ्टर द माउल्ड पेंसिलिन नोटेटम, ठीक है ना। उन्होंने उस केमिकल का नाम क्या दिया, पेंसिलिन दिया। क्यों, क्योंकि उस मोल्ड का नाम क्या था, पेंसिलिन नोटेटम, ध्यान रखना इस चीज को, उसकी वजह से उसका नाम भी पेंसिलिन दे दिया। हाउएवर पेंसिलिन नोटेटम ने किसको ग्रो करने नहीं दिया, स्टेफाइलोकोकाई को। हाउएवर, हालांकि इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक was established much later by Ernest Chain and Howard Florey। इसका जो पूरी तरीके से कि हाँ ये एंटीबायोटिक ही है, इस तरीके से पूरा उनका क्षमता आगे जाकर के एस्टेब्लिश हो पाया था। टेस्ट वगैरह करे होंगे, कौन कौन थे, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। दिस एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन। अब ये एंटीबायोटिक पहली बार एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ अमेरिकन सोल्जर के जख्मों में वर्ल्ड वार 2 में, जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें जो उनके सोल्जर जख्मी हो गए थे, इन्फेक्शन फैल रहा था, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वर रिवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। तो क्वेश्चन नोट कर लो, ये आएगा या संभावना आने की कि 1945 में किनको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। तो तीनों हैं, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे। क्लियर होगी बात, आगे आते हैं। आफ्टर पेंसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर्स आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। पेंसिलिन के बाद तो फिर चस्का चढ़ गया साइंटिस्ट लोगों को, हम इस देखें और कहीं तो नहीं निकाल रहा है, उन्होंने निकालने शुरू कर दिए। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज। करो होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ठीक है, कौन कौन से थे। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग। एंटीबायोटिक हमारी क्षमता को बढ़ा देते हैं, हमारी बॉडी तो लड़ती है लेकिन मरने की संभावना ज्यादा होती है, तो एंटीबायोटिक खा लें तो वो जो माइक्रोब्स हमारे अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं उनको मारने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं, प्लेग, हुपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, डिप्थेरिया, गाल घोटू कहते हैं, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग कहते हैं, विच इज यूज्ड टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। आज की दुनिया हम लोग बिना एंटीबायोटिक के इमेजिन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है। अब तक जिसने जितनी जिंदगी जी ली है और जो लोग ये लेक्चर आज के टाइम में देख रहे हो तुम लोग, कभी ना कभी एंटीबायोटिक खाया होगा। और सोचो अगर एंटीबायोटिक ना होती तो शायद हम भी ना होते, तुम भी ना होते, कुछ 2-4 बचते, बाद बाकी सब क्या होते, निकल होते, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती नहीं कभी, है ना। चलो आगे आते हैं। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं ये जो जीवित चीजों के अंदर एक्टिव रहते हैं, तो उनको हम लोग बात करें। एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव होते हैं, तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिनका हम इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। कह रहा माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम। इनका इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स का हम लोग कुछ खास केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम के लिए। चलो अच्छी बात है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर, एसिड प्रोड्यूसर, अब ये तुम्हें याद रहे, एस्परजिलस नाइजर ए फंगस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड। एस्टोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है, क्या प्रोड्यूस करता है, ब्यूटारिक एसिड। लैक्टो एसिड बैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया जो क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब जैसे हमको पता है लैक्टिक एसिड से हम लोग दही बनाते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। कौन फंगस है, कौन बैक्टीरिया है, ये तुम निकाल के यहाँ साइड में लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस टाइप से। आगे आते हैं। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसे इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो पता ही चल गया हमने, पीछे दारू बनाने में काम में आता है ये। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी इसका माइक्रोब्स का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लाइपेसेस जो लिपिड के ऊपर काम करेंगे, ऐसे एंजाइम आर यूज्ड इन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में क्यों इस्तेमाल हो रहा है, चिकनी चीजें हमारे कपड़ों पर लग जाती है, चिकना क्या होता है, फैट होता है, लिपिड होते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए। तो ध्यान रखना लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स,
बात समझ में आ गई? फ्रॉम लॉन्ड्री। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बोटल्ड फ्रूट जूसेस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम। जूस जो हम लोग घर में बनाते हैं ना, आम का या किसी का, उसमें रेशे वगैरह तैरते हुए रहते हैं, लेकिन जो मार्केट में आते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं। फैक्ट्री में बनते हैं वो भी आम के जूस, लेकिन क्लियर होते हैं। ऐसा कैसे? दिस इज बिकॉज द बोटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेस। मार्क करेंगे इसको। जो फाइबर्स वगैरह रहते हैं वो पैक्टिन होते हैं, तो वो डाल देते हैं, वो सारे फाइबर्स को गला करके अलग कर देता है, ठीक है। एंड प्रोटीएसेस, जो थोड़े बहुत प्रोटीन वाले फाइबर होते हैं उनको प्रोटीएसेस गला के अलग कर देता है। तो इसीलिए मार्केट का जो बोटल जूस होता है वो क्लियर दिखाई पड़ता है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें रेशे होंगे तो हम लोग उसको गंदगी समझ लेंगे। अलगला, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद हम उसको मॉडिफाई भी करते हैं थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। ये क्लॉट बस्टर है। जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे क्लॉट जम गया है और मान लो पतले से वीन से जाके फंस गया दिमाग में या हार्ट में फंसेगा तो हार्ट अटैक आएगा, दिमाग में फंसेगा तो पैरालिसिस आ जाएगा। तो उस क्लॉट को, उस खून के थक्के को तोड़ना, दैट इज कॉल्ड क्लॉट बस्टर, ठीक है ना। फ्रॉम रिमूविंग क्लॉट, फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस मार्क करेंगे। शायद बहुत से लोग देखे होंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस की टैबलेट भी आती है, ठीक है। ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल, देखा हार्ट की बात आ गई, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो ज्यादातर किन में दिया जाता है? जिनको क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनके अंदर क्लॉट होने की संभावना ज्यादा है, तो उनको स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस बैक्टीरिया से बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के, और मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। आगे आते हैं, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मैंने बताया ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्टिव हो जाते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। मार्क कर लेंगे कौन सा एजेंट है, क्या काम करता है। ये कब दिया जाएगा? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा। हम सबको पता है जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ता है? थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है। तो हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर कौन है हमारे पास? साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस। किससे बनाया जा रहा है, क्या काम कर रहा है, कौन सा केमिकल है? ये तीन चीज, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग वाला काम है। स्टैटिन्स, अब नया एक चीज आ गया। स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनस्कस परप्यूरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, है ना। हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको डिक्रीज करने के लिए कौन काम आते हैं? स्टैटिन काम आते हैं। इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। काम कैसे कर रहा है? इसका वर्किंग भी दे रखा है। इनहिबिट करता है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है, उस एंजाइम से कॉम्पिटिशन करता है, उस एंजाइम को काम करने नहीं देगा ये, ठीक है। तो एक का काम दे रखा है, तो ध्यान से पढ़ के जाना इसको। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पूरा हमारे पास क्या है? डाटा है, और पूरा हमें याद करना है कौन से केमिकल हैं, क्या एंजाइम है, और कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर होगी बातें? तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पैरा हम लोग देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस काइनेस। ये पैरा किसका है? एंजाइम का है। ये पैरा ऊपर वाला किसका था? केमिकल का है। और नीचे वाला पैरा किसका है? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का है। तो ध्यान रखना, बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है कि एंजाइम है। तो ये एंजाइम है, ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स। यही बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के अंदर। बात समझ में आ रही है? ओके। नाउ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखो कहाँ कहाँ काम आते हैं माइक्रोब्स। वी नो डेट लास्ट सीवेज, पता है ना, जो हमारे घरों से और म्यूनसिपालिटी से यहाँ पे पूरे शहर की गंदगी निकल के हम लोग कहाँ डाल रहे हैं? नदियों में डाल देते हैं। तो नदी में डालने से पहले हम लोग उसको ट्रीट करते हैं कि उसका जो अंदर की गंदगी है वो कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो उसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल ले रहे हैं? माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कह रहा है वी नो डेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। हमको पता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्ट वाटर पैदा होता है रोज के रोज सिटीज में और शहरों में। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है? ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना। हम लोग क्या करते हैं? सवेरे जाके फ्रेश होते हैं, वो उसके अंदर सबसे एक्सक्रीटा मतलब जो हम लोग सुबह फ्रेश होते हैं, पॉटी, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज, इसको हम लोग सीवेज भी कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। इसके अंदर बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली बात है, जो हमने खाया है, जो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, ज्यादातर उसके अंदर क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा। और क्या होते हैं? माइक्रोब्स। हमारी बॉडी में ई कोलाई वगैरह होते हैं, वो माइक्रोब्स होते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। अब कई बार क्या होता है, जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं
ठीक है, ये ज़्यादातर क्या हो जाते हैं पैथोजेनिक। अब तुम कहोगे सर हमारी बॉडी में पैथोजेनिक, ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में वो इफेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अब वो क्या है हमारी बॉडी से निकले हैं, या कोई मान लो बंदा बीमार है उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो वो है तो पैथोजेनिक, अब वो किसी और के पास जाएगा तो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ दिल्ली? कभी सोचा है, कभी चौंके उस बात को जान के इतना सारा कहाँ जा रहा है ये गंदगी? तो कह रहा है दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर स्ट्रीम्स डायरेक्टली। ये गंदगी है, इसको डायरेक्टली कैन नॉट बी डिस्चार्ज मतलब डाल देना इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, जैसे रिवर है, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं डाल सकते, या कोई नहर जा रही है। यू कैन अंडरस्टैंड वाई, तुम समझ सकते हो क्यों, है ना। देखो क्या है पैथोजेनिक, हॉस्पिटल वगैरह में है या घर में कोई बंदा बीमार है तो बैक्टीरिया वायरस उसके पॉटी के थ्रू कहाँ जाएगा, एक्सीटा से होता हुआ उस म्युनिसिपल वेस्ट पे पहुंच जाता है, तो दिक्कत आती है फिर। अब कह रहा है दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज, ओके। बिफोर डिस्पोजल से पहले, नदियों में डालने से पहले, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP फुल फॉर्म आ गया यहाँ पर। इनको ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, ताकि वो लेस पॉल्यूटिंग रहे, नदियों को ज्यादा गंदा ना करें। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। इसको मार्क कर लेना, ये माइक्रोब्स कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि खुद से अपना खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। दिस ट्रीटमेंट कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। अब बता रहा है ये 2 स्टेजेस में कराई जाती है, ठीक है। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक छोटा सा पिक्चर है हमारे पास, तो देखें जरा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो कह रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट, These treatment steps basically involve physical removal of particle. Physical मतलब हाथ के द्वारा, या हम लोग कुछ और मेथड अपनाएंगे, large and small from the sewage through filtration and sedimentation, है ना। हम लोग क्या करेंगे, नाला जा रहा है तो उससे आगे जाली टाइप लगा देंगे, तो पानी निकलेगा और जो कंकड़ पत्थर अलग हो जाएगा, या उस पानी को थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करके बड़े बड़े ड्रम में रख देंगे। जितनी उसकी गंदगी है, रेत मिट्टी, वो जो गाद कहते हैं इसे, वो धीरे से बैठ जाएगी नीचे, और ऊपर क्या बचेगा, पानी बचेगा गंदा सा। उस पानी को हम लोग बाद में फिर निकाल लेंगे। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, ये कुछ स्टेप्स में रिमूव किए जाते हैं। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज मतलब कूड़ा करकट पॉलिथीन वगैरह जो होता है, इज रिमूव बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। एक के बाद एक प्रोसेस होती है, एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं फिल्टर होने के। उसमें फ्लोटिंग डेब्रीज जो तैरने वाली चीजें होती हैं, थर्माकोल है, प्लास्टिक है, कागज है, उसको अलग कर दिया जाएगा। देन द ग्रिट में क्या आएगा, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स मतलब कंकड़, सॉइल मिट्टी जो है, और कंकड़ आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। पानी को थोड़ा छोड़ देंगे तो कंकड़ पत्थर मिट्टी नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है। ऑल सॉलिड डेट सेटल फॉर्म प्राइमरी स्लज, जो सॉलिड नीचे बैठ गया ये क्या बनाता है, प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरनाटेंट का मतलब फॉर्म्स द एफ्लुएंट। अब देखो यहाँ पे कुछ बात समझ लेते हैं। मान लो तुम ऐसे समझो, एक ग्लास लिया तुमने, इसके अंदर मिट्टी डाल दी, ठीक है, मिट्टी डाल दी और हिला दिया इसको अच्छे से। थोड़ी देर बाद तुम क्या देखते हो, जितनी भी मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई, ठीक है, और पानी ऊपर है। तो जो पानी ऊपर है इसको तुम क्या नाम दिया है, इसको तुम बोलोगे इफ्लुएंट, ठीक है। या द सुपरनाटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, जो ऊपर चीजें तैर रही हैं, ये जो गाद नीचे बैठ गई है ये तुम्हारा क्या बना, प्राइमरी स्लज। और जो पानी ऊपर है ये तुम्हारा क्या बना, सुपरनाटेंट, जिसको हम एफ्लुएंट भी कहेंगे। क्लियर है, समझ गया एफ्लुएंट क्या है, सुपरनाटेंट क्या है, प्राइमरी स्लज क्या है। यहाँ बच्चों को रहती है थोड़ी सी कंफ्यूजन। द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इस गाद को नीचे रहने देते हैं, यहाँ से इस एफ्लुएंट को पंप या किसी और हेल्प से इसको बाहर निकाल लेंगे। पानी ये गाद यहाँ बैठ गई हमारी, ये गाद बड़े काम की होती है, ठीक है। द प्राइमरी, ओके, इसको हम आगे के लिए ले गए, बात खत्म हो गई। यहाँ पर इतना काम हमारा खत्म हो गया। ये किस काम की होती है, ये हमारे खाद का काम करती है, इसको खेतों में लाके डाल दिया जाता है। यहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया हमारे पास, मोटा काम हो गया। नाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब हम लोग माइक्रोब्स का हेल्प लेंगे। द प्राइमरी इफ्लुएंट, ये जो इफ्लुएंट है पानी निकला, यही पानी तो आगे नहर में डालना है जाके हमको, यानी कि नदियों में डालना है। इस पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक, बड़े बड़े टैंक होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर साधन लगे होते हैं जिससे कि इसके अंदर हवा आ सके, एरेशन, हवा आने की सुविधा रहती है। क्यों, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो लार्ज एरेशन टैंक्स, एरेशन मतलब जिनके अंदर हवा आ सके। फिगर 10.6, ये कौन सा फिगर है, 10.6। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा रखा है,
ये यहाँ पर है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ लो कि टैंक होते बड़े बड़े, इनके अंदर हवा आने की फैसिलिटी होती है, इसलिए कहा जाता है एरेशन टैंक। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, हिलाया जाता है लगातार, जैसे कि हवा अंदर तक आती रहे। मैकेनिकली ताकत लगा के मशीन लगा देंगे, एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, एयर लगातार अंदर डाली जाती है इसके। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, जो माइक्रोब्स से इनके अंदर बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं और वो झुंड जो बन जाते हैं उनके माइक्रोब्स के, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक्स। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो बैक्टीरिया और फंगस का एसोसिएशन होता है, जो मिल करके हमारा वेस्ट था, जो जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट था इस वेस्ट के अंदर, उसको खाते हैं ये लोग। खा करके अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं, फ्लॉक में बदल जाते हैं और इसके अंदर से हाइड्रोकार्बन जो वेस्ट है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको पूरा खींच लेते हैं। बात समझ में आ गई। While growing, these microbes consume major part of the organic matter, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा लेते हैं, तो वो उनके लिए क्या है, न्यूट्रिशन का काम करती है और ये झुंड में बड़े झुंडों में बदल जाता है। This significantly reduces the BOD, biochemical oxygen demand of effluent। ठीक है, मैंने क्या कहा, हम लोग काउंट करते हैं। जैसे शुरुआत में क्या रहेगा, एक छोटा सैंपल लेंगे हम, 1 लीटर सैंपल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 लीटर सैंपल लिया, हमने देखा कि इसके अंदर जो गंदगी है उसको 15% तक रिड्यूस करना है ऑर्गेनिक। इसके अंदर टोटल ऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना है, नाप लिया, उसको 15% तक लेके आना है। मान लो 100 ग्राम है तो हमें उसे 15 ग्राम तक लेके आना है, 15% तक रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करने के लिए जो ऑक्सीजन लगा, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके इसको कम किया, वो कहलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर थोड़ी देर बाद फिर हम यहाँ से 1 लीटर सैंपल लेंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा अब हम लोग क्या देखते हैं कि अब उतनी ऑक्सीजन की खपत नहीं हो गई है, यानी कि इसके अंदर जो है हमारा वेस्ट कम हो गया, तभी तो उतना ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वेस्ट कम हो गया है तो न्यूट्रिशन कम है, तो अभी ज्यादा खा ही नहीं पाएगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? ओके। BOD रेफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इन ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। देखो वही बात होगी, ठीक है ना, 1 लीटर पानी को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाएगी उसी की बात हो रही है। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल BOD इज रिड्यूस, टिल द BOD टेस्ट मेजर द, ठीक है, कह रहा है द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल BOD इज रिड्यूस। उसको तब तक ट्रीट करते हैं जब तक कि BOD की डिमांड क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। द BOD टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली BOD इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। देखो ये लाइन वही चीज बता रही है। BOD क्या बता रहा है, द BOD टेस्ट मेजर द, BOD टेस्ट क्या मेजर करता है, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस रेट से ऑक्सीजन वो ले रहा है एक सैंपल ऑफ वाटर में, ठीक है, एंड दस इनडायरेक्टली BOD इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। अब वो ज्यादा ऑक्सीजन लेगा तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मौजूद है, कम ऑक्सीजन लेगा तो ऑर्गेनिक मैटर कम मौजूद है। तो ये इनडायरेक्टली मेजर करके बता रहा है कि इस पानी के अंदर, ये पानी कितना गंदा है, इसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। द ग्रेटर BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, किस तरह से इसको हम समझना है। BOD को इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर से लगा करके देखा गया है। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है, वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली में वैल्यू नहीं दे रखी है, ये लगभग 15% तक होता है, काफी हद तक अगर कम हो जाती है। द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। अब यहां पर क्या हो गया, यहां से निकाल करके, यहां पे BOD बहुत कम होगी, इसको निकाल करके एक अलग टैंक में डाल देते हैं। अब क्या हो रहा है, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, जो बैक्टीरिया के फ्लॉक्स बड़े बड़े झुंड बन गए हैं, जैसे झुंड बन गए हैं बड़े बड़े, इनको छोड़ देते हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे। फिर क्या बैठ जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे, सारे यहाँ से हट जाएंगे और सबके सब क्या हो गए, झुंड ये नीचे बैठ गए आकर के, ठीक है। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। ये बैक्टीरिया वाला जो होता है, इस स्लज को, उसको प्राइमरी स्लज कहा गया था, उसमें बैक्टीरिया नहीं था। ये एक्टिवेटेड स्लज है, इसमें बैक्टीरिया और फंगस के फ्लॉक्स हैं, ध्यान रखना, एक्टिवेटेड स्लज और प्राइमरी स्लज, ठीक है ना। सेडिमेंट मतलब बैठ जाना किसी चीज का नीचे। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक। अब जो नया इसके अंदर लेके आए होंगे हम लोग, नया वाटर इसके अंदर डाला होगा, थोड़ा सा लेकर के इसके अंदर फिर डाल देते हैं, फिर अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। बात समझ में आ रही है? एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक। ये जो एरेशन टैंक था, थोड़ा सा निकाल के वापस इसमें फिर डाल देते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये जो पानी आया है इसमें भी तो चाहिए हमें बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनी।
टू सर्व एज द इनोकुलम। अभी समझाया था इनोकुलम क्या होता है, तो यहाँ पर ये इनोकुलम का काम करता है एरेशन टैंक में। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पंप्ड इनटू द लास्ट टैंक कॉल्ड एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज, अब जो बाकी का स्लज वाला पार्ट है उसको हम लोग कहाँ डाल देते हैं, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। हेयर other kind of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge। अब इन झुंड को खाने के लिए एक और बैक्टीरिया, समझ रहे हो बात को, यहाँ पर एक दूसरा बैक्टीरिया आता है जो एनएरोबिकली बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए इन झुंड को खा के खत्म करेगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर जा रहा है। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस such as methane, hydrogen, sulfide and carbon dioxide. These gases form biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable। देखो कितने डबल डबल काम हो रहे हैं। गंदगी भी हटाई, फिर ये जो फ्लॉक थे इनको डाइजेस्ट करके दूसरे बैक्टीरिया के द्वारा, अब जब दूसरा बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के डाइजेस्ट करेगा तो कुछ गैसेस निकालता है। डाइजेस्ट करने के टाइम पे ये मार्क कर लेना, मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मीथेन हमारी ये गैसेस कौन सी होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं। तो इनको हम लोग कैसे एज ए एनर्जी सोर्स की तरह, इनको हम बायोगैस कहते हैं ना, और इसको हम एज ए एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि जलाने के लिए काम में ले आते हैं। तो है ना मजेदार चीज, किस तरीके से गंदगी से एनर्जी बनाई जा रही है एक तरह से। बात समझ में आई, क्लियर है। द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर, स्ट्रीम्स एंड एरियल व्यू ऑफ सच प्लांट शोन इन फिगर 10.7। चलो देखते हैं, कह रहा अब जो ट्रीटमेंट हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इसको जनरली रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, लेकिन इसके बाद एक काम और किया जाता है, इसके अंदर हम लोग कई बार क्लोरीन वगैरह डालते हैं, है ना, जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो भी मिलाते हैं कई बार हम लोग, यहाँ मेंशन नहीं है शायद, तो वो मिला करके इसके अंदर अगर थोड़े बहुत कोई पैथोजेंस वगैरह हैं तो वो भी किल हो जाते हैं। क्लियर है। तो देखें जरा 10.7 डायग्राम, तो देखो ऐसा ये एरियल सीवेज प्लांट, तो लोग चाहते हो गूगल करना, वहाँ पे देखना इसका किस तरह से क्या रहता है। खैर आगे आते हैं हम लोग। You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of waste water every day across the globe। अब सोचो, ये तो हमने यहाँ की बात करी, पूरी दुनिया में हो रहा है ये, तो कह रहा क्या कितनी हेल्प कर रहे हैं माइक्रोब्स हमारी, ठीक है। दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन सेंचुरी नाउ, है ना, लगभग 100 साल से भी ज्यादा हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छी बात है। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट सीवेज। मैन मेड की आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी कोई भी आज तक इतनी दमदार नहीं बनी है कि उतने अच्छे से सफाई कर पाए सीवेज का जितने अच्छे से माइक्रोब्स कर देते हैं। क्लियर, ये इसका मतलब था। आगे आते हैं, एबल टू राइवल, राइवल मतलब प्रतिस्पर्धा, उसको टक्कर दे सके ह्यूमन मैन मेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यू आर अवेयर डेट, तुम जानते हो, ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस इन मच लार्जर क्वांटिटी, है ना। अब क्या हो गया, अर्बनाइजेशन, लोग शहरीकरण हो रहा है, गांव में भी अब क्या शौचालय वगैरह बन रहे हैं, तो सीवेज का पार्ट जो है बढ़ता चला रहा है मच लार्जर क्वांटिटी देन एवर बिफोर, जितना पहले कभी था उससे ज्यादा होता जा रहा है। पॉपुलेशन भी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली बात है। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज नॉट इंक्रीज्ड इनफ टू ट्रीट सच ए लार्ज क्वांटिटी, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो ये चिंता की बात है। सो द अनट्रीटेड सीवेज, जो सीवेज अनट्रीटेड है, इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिजीज। तो ऐसे में होगा क्या, जो सीवेज है कई बार डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कहां पर, रिवर के अंदर, बिना उसे ट्रीट किए हुए। ओके, तो कह रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर फ्रॉम अवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन, है ना, ताकि जो म्युनिसिपल वेस्ट है वो डायरेक्टली नदियों में ना जाए। अंडर दिस प्लान इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें कहा गया कि जहां जहां पे इनके आसपास शहर बसे हैं उससे पहले सीवेज प्लांट लगाओ, बनाओ। दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर, जिससे कि सिर्फ ट्रीट किया हुआ सीवेज, जो पूरी प्रोसेस गुजर चुका है सीवेज, वही गंगा नदी में मतलब नदियों में डाला जाए। A visit to sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience। कह रहा है तुम अपने शहर में पता करो, पक्का होगा तुम्हारे शहर में कहीं ना कहीं नदी होगी तो उसके आसपास कहीं ना कहीं सीवेज प्लांट पक्का लगा होगा, पता करो और जाओ, देखो बड़ा मजा आएगा, क्या कैसे कैसे काम हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। बात समझ में आई। तो ये हमारे पास क्या था कि किस तरह से माइक्रोब्स की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को या सीवेज को साफ कर रहे हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस पता है, बायोगैस प्लांट गांव वगैरह में होते हैं, इसके बारे में पहले भी शायद 9th या 10th क्लास में हम लोग बहुत कुछ बातें पढ़ चुके हैं, तो आओ देख लें यहाँ पर माइक्रोब्स का क्या रोल रहेगा।
बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली मीथेन, मार्क करेंगे इसे, प्रीडोमिनेट मतलब प्रधान रूप से, मेन रूप से, मेनली प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल, माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, तुम पढ़ चुके हो कि माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग टाइप की गैसेस एंड प्रोडक्ट, यानी कि एंड प्रोडक्ट मतलब जैसे रिएक्शन हो जाती है ना कोई चीज, तो लास्ट में कोई चीज एक्स्ट्रा में बन जाती है, कब? उनके ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान। जैसे हम लोग खाना खा लिया तो उसके बाद क्या होता है, हमको भी गैस बन जाती है, वो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है एक तरह से, या डकार आ रही है, ठीक है ना। तो ये भी जब ग्रो करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, तो कुछ गैसेस बनाते हैं एंड प्रोडक्ट के तौर पे, जो इनके मतलब की नहीं लेकिन हमारे बड़े मतलब की होती हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी डिपेंड करेगा कि माइक्रोब कौन सा है और कौन सा सबस्ट्रेट, कौन सी चीज के ऊपर वो लोग रह रहे हैं। In the example cited in relation to fermentation of dough, cheese, making and production of beverages, the main gas production was CO2। हमने जो पीछे एग्जांपल लिए उसमें मेन गैस कौन सी थी? CO2। अब CO2 हमारे किसी काम की नहीं है, वो तो आग नहीं लगा सकती, मीथेन आग पकड़ सकती है। However, certain bacteria which grow anaerobically बिना ऑक्सीजन के on cellulosic material, मार्क करना, बैक्टीरिया पहली कंडीशन बिना ऑक्सीजन के एनएरोबिकली, दूसरा किस पे ग्रो करना चाहिए? सेलुलोजिक मटेरियल, सेलुलोज के ऊपर, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड H2, ये मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ज्वलनशील होती है, आग पकड़ती है, किसके साथ? CO2 और H2 भी साथ में प्रोड्यूस होती है। These बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड मेथेनोजेंस, जिसको हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 के बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, मेथेनोजेंस है ना, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मेथेनोबैक्टीरियम। एक एग्जांपल दे दिया मेथेनोबैक्टीरियम का। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, जब हम लोग अभी सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे थे, फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया उसको खा के खत्म कर रहे थे, ठीक है ना, वहां ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन, ये पार्ट हम लोग कहां पढ़ चुके हैं? क्लास 11 में। रूमेन ऑफ अ कैटल, पार्ट ऑफ स्टमक होता है रूमेन, क्या है? कैटल, भेड़ बकरियों के पार्ट का एक, गाय भैंसों का एक क्या स्टमक का पार्ट होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं, यहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। और जब गोबर बनता है तो उस गोबर में ढेर सारे बैक्टीरिया निकल के बाहर आते हैं, इसीलिए गोबर गैस प्लांट बनता है। अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल, है ना, ये तो घास खाते रहते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो क्या था, किसके ऊपर ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं? सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर। तो क्यों पाए जाते हैं अब गाय भैंसों के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या खा रहे हैं? हरी घास खाते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। क्लियर होगी सारी बातें ये। अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन रूमेन, रूमेन में बहुत सारा सेलुलोजिक मटेरियल मौजूद है जो कि उनके खाने से आया हुआ है, किसके? कैटल के खाने के, यानी कि घास से आया हुआ है। इन रूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, इनका मेन काम ही यही होता है, हमारी बॉडी में नहीं होता। हम लोग खाना पकाते क्यों है? ताकि प्लांट की सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाए हीट से, क्योंकि हमारे अंदर उसको पचाने की क्षमता नहीं है। क्लियर है? तो ये बैक्टीरिया, ठीक है, सेलुलोज को तोड़ने में हेल्प करते हैं उनकी, एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, और उनके न्यूट्रिशन में एक खास रोल प्ले करते हैं। बात समझ में आ रही है? डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? नहीं भाई, नहीं कर सकते। कच्ची सब्जी खा लो ताजा से ज्यादा, पेट खराब हो जाता है, ठीक है। दस द एक्सरीटा यानी कि डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया, उसके अंदर बहुत सारे ये बैक्टीरिया पाया जाता है। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, है ना, गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है, इसीलिए हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ प्लांट की बात कर दी, ठीक है। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि हमारे लिए माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है। मिथेनोबैक्टीरियम रूमेन में पाया जाता है। कौन सा सबस्ट्रेट चाहिए होता है? सेलुलोजिक मटेरियल चाहिए होता है, एनएरोबिकली ग्रो करते हैं। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। टैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। टैंक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9-10 में। कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट टैंक, है ना, कॉन्क्रीट का बना हुआ टैंक होता है, 10 से 15 फीट गहरा होता है। इन विच बायोगैस वेस्ट आर कलर्ड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड, गोबर को थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा करके डाल दिया जाता है। अब फ्लोटिंग कवर इज, ये फ्लोटिंग कवर हो गया, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है, डंग वाटर यहाँ डाला जा रहा है, धीरे धीरे ये डंग वाटर आ गया। फिर यहाँ पे क्या होती है? गैस बनती है, यहाँ कलेक्ट होती है, ये ऊपर धीरे धीरे उठेगा। हम यहाँ से डंग वाटर डालते जा रहे हैं, गैस बनती जा रही है, यहाँ डाइजेस्टर है, ये धीरे धीरे उठेगा
और साथ में फिर यहाँ से गैस कनेक्ट कर दी जाती है गांव में जो घर होते हैं। अब ये जो गैस, गोबर गैस जितनी क्या होती है इस्तेमाल हो जाती है, फिर जब एक्स्ट्रा यहाँ होती है वो यहाँ से निकल आती है, ये स्लज होता है, यहाँ से निकाल के हम लोग फिर खेतों में डाल देते हैं। हर तरीके से हमारे काम में आ रहा है ये। क्लियर है? तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इतना टफ नहीं है। अब फ्लोटिंग कवर, ये फ्लोटिंग कवर है, इस प्लेस्ड ओवर द स्लरी, इसको हम स्लरी कहते हैं, ठीक है। विच कीप्स ऑन राइजिंग एज गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक, ये बढ़ता रहता है जो फ्लोटिंग कवर है, जैसे जैसे गैस इसके अंदर बढ़ती है ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट, इसका एक आउटलेट होता है, इसको हम आउटलेट बोलते हैं, जहां से गैस निकलेगी। विच इज कनेक्टेड टू पाइप, ठीक है, ये पाइप से कनेक्टेड हो रखा है। सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस, और पास में जो घर होते हैं उनमें सप्लाई कर दी जाती है। द स्पेंट स्लरी, जो स्लरी खर्च हो गई है वो धीरे से यहाँ कलेक्ट हो रही है, इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। मैंने बताया ना स्लज, इसको स्लज कहते हैं, इसको निकाल करके हम लोग फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है? मजा आ रहा पढ़ने में? आओ आगे आते हैं। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज, जाहिर सी बात है गांव क्षेत्र में तो खूब सारा मौजूद है कैटल डंग। वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस, हम कई सारे पर्पस इस्तेमाल करते हैं, दूध के लिए, खेती के लिए, हल जोतने के लिए। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज, इसलिए ज्यादातर गांव क्षेत्र में ही बायोगैस प्लांट पाए जाते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, लाइट जलाने के लिए और कुकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस का। द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 10.8, ये रहा। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IAR, ये मार्क कर लेंगे, डाटा है ये, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इफ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज, अगर तुम्हारा स्कूल गांव के पास मौजूद है या गांव में है, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ देयर इज एनी बायोगैस प्लांट, पूछो क्या कोई बायोगैस प्लांट है, अगर है तो वहां जाओ और देखो उसके बारे में, ठीक है। बात समझ में आई? नाउ आगे आते हैं, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट किसको कंट्रोल कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेस्ट वगैरह जो होते हैं बिना केमिकल के, किस तरीके से पेस्ट वगैरह को हम लोग बायो मतलब इस रोकते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। क्लियर है? तो कह रहा है बायो कंट्रोल रेफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, मार्क कर लेंगे। प्लांट की डिजीज और पेस्ट को रोकने के लिए बायोलॉजिकल मेथड, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं, ठीक है, किसी जीवित चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट। इन मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय यूज ऑफ केमिकल, आजकल हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं केमिकल का? बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। दिस केमिकल आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग, ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, किसके लिए? इंसानों के लिए, एंड एनिमल्स, जानवरों के लिए भी, एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, साथ साथ में हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। फ्रूट, वेजिटेबल एंड क्रॉप प्लांट, फसलों के अंदर भी आ जाते हैं, तो फ्रूट और वेजिटेबल भी पॉल्यूट हो जाती है, उनके अंदर भी केमिकल पाए जाते हैं कई बार। अवर सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू अवर यूज ऑफ वीडिसाइड टू रिमूव वीड, वीड को जब हम लोग खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पॉल्यूट हो जाती है। तो हम लोग के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो क्या है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट? आओ देखें। इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल, यानी कि हम कोई, अगर मेरे पास पेस्ट है तो मैं एक दूसरा लेके आऊंगा एनिमल या कोई चीज जो उसको खा लेगी, प्रीडेशन, शिकार होने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? हेल्थ को प्रमोट करती है, एक तरह से हम इसको मान सकते हैं। द मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा क्या रहेगा? सस्टेनेबल होती है बायोडाइवर्सिटी। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट instead are kept at manageable level by complex system of check and balances within a living and vibrant ecosystem। तो जो बायो फार्मर होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक फार्मर हैं, वो पेस्ट को पूरा मारते नहीं है, खत्म नहीं कर रहे हैं, बट क्यों? वो मानते हैं कि पेस्ट पूरा खत्म हो गया तो दिक्कत है, इकोसिस्टम में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। इंस्टीड कैप्ट एट मैनेजेबल लेवल, उतना रखते हैं कि ठीक ठीक रहे और नुकसान ना करें ज्यादा। बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, अभी सिस्टम क्या है देखते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक, रोकेंगे और बैलेंस करेंगे।
विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम, contrary to the conventional farming practice which often use chemical method to kill both। अब इसमें क्या है, जो केमिकल यूज करते हैं वो दोनों को मार देगी, जो पेस्ट है उसको तो मार ही देगी, अगर कोई यूजफुल है, कोई यूजफुल हमारे पास ऑर्गेनिज्म है तो उसको भी किल कर देगी, ठीक है ना। तो साफ साफ कह रहा है यहाँ पर इसके अपोजिट, यानी कि यहाँ पर क्या है, मेरे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम का ध्यान रख रहे हैं। केमिकल ऐसा नहीं करता है, वो किल करेगा दोनों को, बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना भेदभाव के। केमिकल डाल दोगे तो ये थोड़ा देगा कि हाँ ये पेस्ट है, ये क्या, वो तो देखा उसने कीड़ा है, मार देगा वो तो, ठीक है। दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द myriad of organisms that constitute the field fauna and flora, ठीक है। तो कह रहा है दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द myriad ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड फौना और फ्लोरा। मतलब कह रहा है जो ये अप्रोच है एक होलिस्टिक अप्रोच है ना। यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो वेब है इंटरेक्शन का बिटवीन myriad ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड फ्लोरा एंड, किसी फील्ड में जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो मिल करके क्या कर रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं वहाँ का इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे उसके इंटरेक्शन को भी समझना होगा। तो क्या कह रहा है आगे, द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट आल्सो अनडिजायरेबल, फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन them as food or host would not be able to survive। तो कह रहा है the organic farmer holds the view, एक व्यू रखता है, that the eradication of creature that are often described as pest, उस जंतु को इरेडिकेट कर देना जिसको हम पेस्ट कहते हैं, इज नॉट ओनली पॉसिबल, ठीक है, बट ऑल्सो अनडिजायरेबल। उसको इरेडिकेट करना और ऑफन डिस्क्राइब्ड पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल, फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। दस द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल। तो यहां पर साफ साफ कहना चाह रहा है कि जो ये पेस्ट है ना, हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीडेटर है खाने वाले और जो पैरासाइट इंसेक्ट हैं जो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, हम उनको लेके आ जाएंगे, वो उनको खा के क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, यूज ऑफ बायो कंट्रोल में भी ग्रेटली, इससे क्या रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल, इससे क्या होगा, टॉक्सिक केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड पेस्टिसाइड, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहैबिट द फील्ड प्रीडेटर एज वेल एज पेस्ट। हमें यहाँ पे समझना होगा कि उस फील्ड के शिकारी कौन है और पेस्ट कौन है, यानी कि जो पेस्ट है उसका शिकार कौन करेगा, हमें ये समझना होगा। यहाँ पे सीरीज मतलब पूरी कहानी जो यहाँ पर हो गई है अल्टीमेटली इसकी होने वाली है। इससे क्या होगा, हमारे उस फील्ड के जो अदर फौना फ्लोरा है या दूसरी चीजें वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। एंड ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल, पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड द हैबिटेट दे प्रीफर, दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। अगर ये हम समझ जाते हैं उनकी लाइफ साइकिल क्या है, कब वो बच्चे पैदा करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस कराएंगे वहां पर और वो उनका क्या करेंगे, शिकार करेंगे। बात समझ में आ गई। अब अ वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के जो लार्वे वगैरह होते हैं उनको खा लेते हैं और लेडी बर्ड होते हैं एफिड्स को खा लेते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, ऑफन रिटर्न एज बीटी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में, बीटी कॉटन। दीज आर अवेलेबल इन सैचेस। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके पाउडर पाउचेस आते हैं, घोल करके छिड़क देते हैं हम लोग। अब ये बैक्टीरिया होता क्या, अब जब छिड़क दिया है तो जिन पत्तों पे ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, अगर कोई कीड़ा या लार्वे आकर के इस पत्ते को खाएगा तो ये बैक्टीरिया उस लार्वे के पेट में जाएगा और लार्वे का पेट को फाड़ देता है, छेद कर देता है मतलब, और वो लार्वा मर जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो
तो दीज आर अवेलेबल इन सैचेट पाउचेस में एज अ ड्राइड स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स के रूप में, विच आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वुल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज। मार्क करेंगे इसको। तो बीटी जो वर्ड है बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में हम लोग बीटी कॉटन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बीटी कॉटन को, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, इसके बैक्टीरिया के स्पोर्स करते हैं, घोल लिया पानी में, छिड़क दिया, तो बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है, इन पत्तों के ऊपर। अच्छा, ये बैक्टीरिया हम खा लें तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वेयर, अब क्या कह रहा है, वेयर दीज आर ईटन, जब ये बैक्टीरिया ईट किए जाते हैं बाय द इंसेक्ट लार्वे, ठीक है, इन द गट ऑफ लार्वे, लार्वे के पेट में जाकर के द टॉक्सिन इज रिलीज, बैक्टीरिया जहर को रिलीज करता है एंड द लार्वे गेट किल्ड, लार्वा क्या हो जाता है, किल्ड हो जाता है। तो बात समझ में आ रही है? बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, यहां पर क्या आ गया, लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाइज। अच्छा, ये अगर तुमको थोड़ा सा इमेजिनेशन करने में दिक्कत आ रही हो तो तुरंत गूगल पे टाइप करो लेडी बर्ड और एफिड्स, दोनों की पिक्चर सामने आ जाएगी। तुरंत जैसे इसकी पिक्चर दिखेगी तुम्हारा दिमाग में एकदम क्या होगी, क्लैरिटी आ जाएगी। मॉस्किटो के बारे में जानते हो, ड्रैगन फ्लाई जानते ही हो, ठीक है ना। ड्रैगन फ्लाई क्या होते हैं, जिसको हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं। क्लियर है? पकड़ते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। ओके, द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। देखो कितना अच्छा फायदा हुआ, ये सिर्फ कैटरपिलर को ही नुकसान पहुंचाएगा, अगर कोई दूसरा इंसेक्ट खा लेता है पत्ते को तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लियर है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट of method of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin gene into plant. Such plant are resistant to attack by insect, और इसको हम कहते हैं बीटी कॉटन is one such example which being cultivated in some states of our country. You will learn more about this chapter in chapter number 12. अब स्पोर की जगह हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया का जो जीन है ना बीटी, तो उसके उस जीन्स को हमने क्या कर दिया, प्लांट के जीन्स में ही डाल दिया। ये लो, अब पूरे प्लांट में बीटी मौजूद है, उसका वाला जीन्स मौजूद है, तो प्लांट के एक एक पत्ते में हर एक जगह वाला जीन्स पाया जाएगा, यानी कि वाला टॉक्सिक केमिकल निकलेगा। दूसरे इंसेक्ट के लिए हार्मलेस है, लेकिन जैसे ही ये लार्वे या कैटरपिलर उसको खाएगा तो उसके लिए क्या है, नुकसानदायक होगा। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके किस तरीके से इस जीन्स को हमने प्लांट के अंदर डाल दिया है, उस प्लांट का नाम क्या है, बीटी कॉटन, जिसको हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 में। क्लियर है? A biological control being developed for use of the treatment of plant disease is the fungus trichoderma. कह रहा है अब biological control being developed for use of the treatment of plant disease is the fungus trichoderma. Trichoderma species are free living fungi that are very common in the root ecosystem. They are effective biocontrol agent for several plant pathogens. हम लोगों ने प्लांट एक फंगस का इस्तेमाल किया है, ट्राइकोडर्मा का। ये रूट में जाकर के क्या करता है, कवरिंग देता है और प्लांट को कई सारे पैथोजन से बचाता है ये, ठीक है, अच्छी बात है। आगे आते हैं, फंगस की बात हो गई, बैक्टीरिया की बात हो गई, ठीक है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात चल रही है, बैक्टीरिया, फंगस, फंगस में कौन आ गया, ट्राइकोडर्मा। फ्री लिविंग फंगाई है ये, डेट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, जो रूट होते हैं उनके साथ जाकर के उनके आसपास में रहेगा ये। ओके, बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजन डेट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड, कीड़ों और कुछ मतलब कुछ कीड़ों पे और आर्थ्रोपोड पे अटैक करता है। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज्ड एज ए बायोकंट्रोल एजेंट्स आर इन जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। जीनस क्या है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस नाम का जो बैक्यूलोवायरस है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कीड़ों को मारने के लिए। दिस वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक, ध्यान रखो, एक खास स्पीसीज के कीड़ों पे ही असर करेगा, सबके ऊपर असर नहीं करेगा। स्पीसीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम, मैंने कहा ना कुछ एक या दो को मारेगा, उससे ज्यादा नहीं। इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, नैरो स्पेक्ट्रम, 2-4 को मारता है, सबको नहीं। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट। जिन इंसेक्ट को टारगेट नहीं किया, फिश है, प्लांट है, मैमल्स है और पानी में भी चला गया गलती से, तो उनके ऊपर कोई भी असर इसका नहीं होता है। केवल उसके ऊपर असर दिखा रहे हैं जिनके ऊपर क्या है, जिन कीड़ों को हमने टारगेट करने के लिए इसको छिड़का है या डाला है। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड। ये कब हमारे लिए अच्छा है, हम चाहते हैं कि ये वाला कीड़ा तो अच्छा है, ये है ना पॉलिनेट वगैरह करेगा, लेकिन दूसरा कीड़ा नुकसानदायक है और उस नुकसानदायक वाले कीड़े को मारना है, हमने वाला वायरस छोड़ दिया, वो दूसरे कीड़े को तो कुछ नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन जो नुकसान वाला कीड़ा है उसको मार देगा। तो साफ साफ लिखा है, दिस इज स्पेशली डिजायरेबल
व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व, जब जो अच्छे इंसेक्ट है उनको कंजर्व करना, बचाना है, टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो पूरा का पूरा पेस्ट मैनेजमेंट है उसमें हमें करना क्या होता है, खराब को हटाना होता है, अच्छे को बचाना होता है। और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, इकोलॉजिकली सेंसिटिव मतलब हम वहाँ पे कोई केमिकल या हार्मफुल चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ का इकोसिस्टम बड़ा सेंसिटिव है, कोई और केमिकल या चीज इस्तेमाल कर लेंगे तो दूसरे कीड़े जो शायद खत्म हो रहे हैं वो मर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका इस्तेमाल करने से वो किसी खास कीड़े को टारगेट करेगा, बाकी पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस है ना, इन तीनों को हमने कैसे देखा, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। आगे आते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में जो है बातें कुछ लिखी हुई हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में जो डाटा दिया हुआ है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। आगे आते हैं, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, है ना। क्या माइक्रो फर्टिलाइजर को इंक्रीज कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना। तो आओ देख लें जरा इसको। विद आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, है ना। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारा मेजर कॉज है, कंसर्न, ठीक है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए हमें पॉल्यूशन के बारे में। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग, अब केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ये भी पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो हमारी रोज की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रही है उसके लिए डिमांड भी है कि भाई डालो और डालो, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, ओके। और कहीं ना कहीं ये केमिकल्स पॉल्यूशन में भी हिस्सेदारी दे रहे हैं। क्लियर है, तो यहां पे से कोई खास बात है नहीं। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज्ड दैट देयर आर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड देयर इज अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि पैदावार ज्यादा हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। तो अब प्रेशर बढ़ रहा है कि क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर हटें और ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू करें। इससे क्या होगा, केमिकल्स का सॉइल में मिलना कम हो जाएगा। द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, जो सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट को वापस उसको दे करके, लौटा करके। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। मार्क करेंगे, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सॉइल की एक्ट करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, पढ़ चुके हैं भैया 11th क्लास में, ठीक है ना। तो अब यहाँ डिस्क्राइब ज्यादा नहीं करेंगे। फॉर्म बाय सिम्बियोटिक एसिड, राइजोबियम, सब पढ़ा हुआ है ये, है ना। कुछ नहीं करना, चले जाओ किसमें जाओगे, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर आई थिंक 12 है, प्लांट न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है उसमें सारी बातें दे रखी, क्लास 11th का प्लांट न्यूट्रिशन, रिवाइज कर लो उसको। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, पूरी रिएक्शन भी दे रखी है उसमें, टू फॉर्म विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। एग्जांपल, अच्छा फ्री लिविंग वाले भी वहां पे एग्जांपल दे रखे हैं, ये फ्री लिविंग है कौन कौन, एजोस्पाइरलम, एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर। दस इनरिचिंग मतलब बहुत सारा डाल देते हैं, द नाइट्रोजन कंटेंट टू द सॉइल, बहुत सारा नाइट्रोजन सॉइल के अंदर डाल देते हैं, ओके। आगे आते हैं, माइक्रोराइजा को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट, माइक्रोराइजा। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस, ये मार्क करेंगे ग्लोमस, फॉर्म माइक्रोराइजा। द फंगल सिम्बियोट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, ये भी मार्क करेंगे, ऐसे शायद पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ये मेनली क्या एब्जॉर्ब करते हैं, फंगस फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट, और प्लांट को पास कर देते हैं। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट आल्सो, ऐसे जो एसोसिएशन होते हैं प्लांट, ये कुछ बेनिफिट भी देते हैं, सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, ठीक है ना, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है, उसके अलावा ये सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं प्लांट को, डिजीज नहीं होगी, सूखे से बचे रहेंगे, सैलिनिटी का असर नहीं होगा, ठीक है ना, प्लांट ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो कह रहा है, कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस डिराइव फ्रॉम द दिस एसोसिएशन। तो वो थोड़ा सा अपना शेल्टर ले लेगा, रहने की जगह ले लेगा, कुछ थोड़ा सा खाना ले लेगा, अपना खेल खत्म। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं माइक्रो विच वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया पानी में भी और जमीन पे पाए जाते हैं, ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एग्जांपल एनाबेना, नॉस्टेक और सिल्टोरिया।
तो बड़ा ध्यान रखना बच्चों एक चीज का, माइक्रोराइजा हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। ऊपर मेरे पास क्या थे, बैक्टीरिया थे, ऊपर ये क्या थे, मार्क कर लेना, यहां लिख लेना, ये क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक कैटेगरी कौन सी होती है, साइनोबैक्टीरिया होती है, तो ये है साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि बैक्टीरिया तो ये भी है, बैक्टीरिया वो भी, नो डाउट दोनों बैक्टीरिया के अंदर है, बट ये साइनोबैक्टीरिया है। क्या होते हैं साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक है ना, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। नाउ अब ये मार्क करेंगे पैडी फील्ड। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। ये बड़ा क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पैडी फील्ड के अंदर कौन बायोफर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है, तो साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन algae आल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। मार्क करेंगे इसको, ये भी क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। करंटली इन अवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कॉमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर्स use these regularly in their field to replenish soil nutrient and to reduce the dependence on chemical fertilizer। फार्मर्स इनको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि केमिकल के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी कम हो सके। तो ये चैप्टर कुछ खास नहीं था, इसमें केवल क्या है, डाटा से भरा हुआ चैप्टर है, बेसिक बातें हैं कहानी की तरह, कुछ बातें पुराने चैप्टर्स की हैं, कुछ थोड़ी बहुत नई हमने सीखी हैं। तो क्या करना है, कोशिश करना है। तो मेन लाइन है, फिर बता रहा हूँ मैं, देखो जैसे कि यहाँ पर एक एनसीईआरटी है मेरे पास, तो ये देख पा रहे हो ना, ये स्पेस होता है, ये इसी स्पेस में यहाँ सामने नोट कर लो जो भी कुछ है, कोई मेन चीज़ यहाँ की है तो यहाँ सामने नोट कर लो, ताकि इसके ऊपर पहले देखते थे, मतलब फाइनल डे जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो इसको रिवाइज करके चले जाओ, खेल खत्म। क्लियर है बातें? तो क्या करना है, समझ में आ गया है, तो रिवाइज करना है और मेन पॉइंट को सामने लिखना है, ठीक है। अगर खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नोट्स मिल जाएंगे, की पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ वहाँ से, वो तुमको कहीं ना कहीं उतना बेनिफिट नहीं करेगा। खुद निकाल के सामने रखते हो, समझ में तो आ ही गया होगा पूरा, अब अच्छी बात है। निकाल के सामने लिख लो और अच्छी बात है, और फिर उनको रिवाइज करते रहो। कम से कम 10 बार रिवाइज करना है, कम से कम 10 बार चैप्टर को पढ़ना है। क्लियर है? तो क्या करोगे, पढ़ोगे और रिवाइज करोगे। ऑल द बेस्ट।